जय हिंद दोस्तों, उड़ान क्लासेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं रविंद्र चारण आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत और चीन के बीच जो युद्ध की स्थितियां आज बनी हुई है, इन्हीं स्थितियों को लेकर आज हम अपने इस टॉपिक में चर्चा करना चाहेंगे। हमारा टॉपिक जो है वह है भारत और चीन के बीच तनाव। अगर भारत और चीन के बीच तनाव की बात को अगर हम देखते हैं तो यहां पे एक सवाल या निशान उठता है कि यह सवाल उत्पन्न क्यों हुआ, ये जो तनाव है यह उत्पन्न क्यों हुआ। तो जब हम बात करते हैं चीन की, तो चीन अपनी शुरुआती स्थितियों में ही ऐसा कई बार बर्ताव कर चुका है जिससे हमें आश्चर्य प्रकट नहीं करना चाहिए कि वो ऐसा कर सकता है। यह इसकी मूल प्रवृत्ति रही है चीन की कि वो कुछ समय तक शांत रहता है और कहीं ना कहीं अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को उजागर करता हुआ नजर आता है। लेकिन वर्तमान में ये जो स्थितियां बनी हैं, इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है और सबसे बड़ा कारण जो है वो है चीन के द्वारा ध्यान भटकाना। ठीक है, यहां जी हां दोस्तों, चीन यहां पे ध्यान भटकाना चाहता है। ठीक है, अगर बात करें हम इस तनाव के कारण की, हम चर्चा कर रहे हैं कि इस तनाव के कारण क्या है और कारण में हम क्या देख रहे हैं, ध्यान भटकाना। किस चीज से ध्यान भटकाना? तो कोरोना महामारी जो है, इस महामारी का उदय कहां पे हुआ? चाइना में। चाइना इसको कंट्रोल नहीं कर सका और ना ही उसने विश्व के अन्य देशों को या WHO को इस बारे में कोई जानकारी दी, यहां तक कि उसने इसे छिपाने के कई प्रयास भी किए। तो ऐसी स्थिति में आज जो महामारी विकराल रूप ले चुकी है, अमेरिका जैसे बड़े देश में लगभग 1.5 लाख व्यक्ति मारे जा चुके हैं। तो इस सबका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है किसको? चीन की नीतियों को, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई बार ऐसा बर्ताव करता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से उसकी स्थिति काफी विवादास्पद हो जाती है। तो चीन यहां पे कोरोना जो है, इसकी वजह से दुनिया के कई देश चीन को एक आलोचक या इसको आलोचना का एक पात्र मान रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में चीन की साख काफी गिर चुकी है। तो कोरोना को लेकर जब चीन पर आरोप प्रत्यारोप के इस माहौल में मांग की गई एक जांच एजेंसी की, जांच कमीशन बिठाने की, ये जांच कमीशन बिठाने की जो मांग की गई, ये की गई ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मांग की गई कि कोरोना कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे ये पूरी दुनिया में फैला और चीन की इसमें क्या भूमिका रही, इसको लेकर एक जांच कमीशन गठित किया जाना चाहिए। और भारत के द्वारा इस जांच कमीशन की क्या की गई? इसका समर्थन किया गया, इसकी सिफारिश की गई। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो विषय रखा गया कि जांच कमीशन बैठाया जाना चाहिए, भारत ने तुरंत इसका क्या किया? समर्थन किया। तो एक तो वजह हो गई चीन के लिए भारत की कि भारत ने कोरोना जैसी इस स्थिति में जांच कमीशन के संबंध में समर्थन किया, तो यह चीन ने अपने खिलाफ माना। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह है कि कोरोना की वजह से, आलोचना होने की वजह से चीन में कई जो बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, जिनका बाहरी निवेश वहां पे किया हुआ था, अब वो वहां से पलायन कर रही है। और बाहरी जो कंपनियां थी जिनका चाइना में निवेश था, अब वे वहां से पलायन करके जा रही है वियतनाम जैसे देशों की ओर। साथ ही उनके आकर्षण का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है भारत। तो चीन से पलायन करके जो कंपनियां हैं, कंपनियों का पलायन, ये कंपनियां यहां से पलायन करके जा रही कहां? या तो वियतनाम की ओर, और दूसरा इनका आकर्षण का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है कौन? भारत। तो यह मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से चीन इस प्रकार की आक्रामक नीतियां अपना रहा है। तो चीन की ये जो आलोचना हो रही है, ये केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, आज चीन में भी इस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं कि हमारी सरकार जो है, ठीक है, वो इस महामारी को लेकर क्यों उसने रोकथाम नहीं की, इसे छिपाने के प्रयास क्यों किए गए। तो चीन की जो पॉलिसी है उसको लेकर सवाल बाहर तो उठ ही रहे हैं, अंदर भी उठने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में चीन चाहता है अपने लोगों का क्या करना? ध्यान भटकाना। और इस ध्यान भटकाने के लिए सबसे एक आसान कारण जो नजर आता है वो होता है राष्ट्रवाद का सहारा ले लेना। मतलब क्या होता है, जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो किसी भी देश के नागरिक अपने अन्य मुद्दों को भूलते हुए युद्ध की परिस्थितियों में एकजुट हो जाते हैं और वो बाकी सब विवादों को भुला देते हैं। और चीन बार बार इस नीति को अपनाते हुए, वो इस नीति को अपनाने में बिल्कुल माहिर है। हर बार वो ऐसा ही करता है, जब कोई बड़ा मुद्दा उठने लगता है तो वो क्या करता है, किसी न किसी सीमावर्ती क्षेत्र पर इस प्रकार की कोई कार्रवाई करता है जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो विश्लेषक है उनका तथा देश के नागरिक सभी का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। तो एक तो वजह रही ये। तो कारणों की अगर बात की जाए तो कोरोना एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से चीन ऐसी नीतियां वर्तमान में अपना रहा है। एक तो कारण हो गया ये।
दूसरा क्या है कि अक्साई चीन वाला ये जो इलाका है, ठीक है दोस्तों, ये जो इलाका है अगर देखा जाए एलओसी की तो ये है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। लेकिन आपको पता है 1962 में 20 अक्टूबर 1962 को क्या हुआ, चाइना ने भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण एक तरफा कार्रवाई थी। इस समय भारत को कोई अंदेशा नहीं था कि चीन ऐसा कर सकता है, लेकिन उसने ऐसा ही किया। चीन ने गलवान नदी घाटी वाले क्षेत्र पर अटैक किया और उसने क्या किया, भारतीय सेना को यहां से खदेड़ दिया और उन्होंने जो लद्दाख का एक क्षेत्र है वहां पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। और ये जो इलाका है यह है अक्साई चीन, क्या बोलता है वो इसे, अक्साई चीन। तो अक्साई चीन वाला ये जो इलाका है, इस इलाके पर चीन अपना प्रभुत्व, अपना नियंत्रण मजबूत करना चाहता है, जबकि भारत का यह क्षेत्र है, अगर संप्रभुता की बात की जाए तो यह भारत के संप्रभु क्षेत्र में आता है और चीन इस क्षेत्र पर अपने प्रभुत्व को क्या करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है। अब हुआ क्या, यहां से भारत सरकार के द्वारा एक सड़क परियोजना का निर्माण किया गया, ठीक है। और ये जो सड़क परियोजना का निर्माण है, इस सड़क परियोजना से क्या किया गया, एक लिंक निकाला गया जो जा रहा था कहां, गलवान नदी घाटी, ठीक है। तो गलवान नदी घाटी के लिंक तक निकाले जाने पर चीन ने इस पर कड़ी आपत्ति की। आपत्ति ही नहीं की, चीन ने अपना प्रत्यक्ष रूप से, जो अभी हमने देखा कि 15 जून को रात्रि को चीन के द्वारा हमला किया गया और हमारे 20 जो सैनिक है वो वहां पे शहीद हो गए और अभी भी स्थिति ऐसी है कि कुछ सैनिक लापता हैं जिनकी हमें कोई सूचना नहीं है। तो ये जो शहादत हमारे सैनिकों की हो रही है, इसका आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो ये जो स्थितियां उत्पन्न कर रहा है चीन, इसके पीछे यही कारण है कि वो क्या करना चाहता है, अक्साई चीन वाले इस क्षेत्र पर अपना मजबूत नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। तो ये जो अक्साई चीन क्षेत्र है, ठीक है, गलवान नदी LAC जो क्षेत्र है यहां पे उसने ऐसा किया। कारण क्या है कि भारत के द्वारा जो सड़क परियोजना BRO जो वहां पे निकाली गई, इस परियोजना का उसके द्वारा विरोध किया जाना, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रही बात इसकी। इससे पूर्व अभी चाइना ने नाकुला, ये जो क्षेत्र है यह है सिक्किम, कौन सा है, सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम का ये जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं नाकुला, कौन सी जगह है, नाकुला। एक है नाथुला ये दर्रा है, लेकिन ये इस जो पॉइंट है ये कौन सा है, नाकुला। 5 जून को अभी यहां पे क्या हुआ था कि नाकुला पर भी चीन ने अटैक कर दिया था, जिसमें चीन और भारत के जो सैनिक हैं इनके बीच आपस में एक झड़प हुई और इस झड़प में अगर देखा जाए तो चीन के कितने 8 सैनिक मारे गए। कितने सैनिक मारे गए, 8 सैनिक। और भारत के सैनिक जो मारे गए इनकी संख्या थी 4, ठीक है। तो 4 सैनिक भारत के मारे गए, 8 सैनिक चीन के मारे गए। ये किया उन्होंने कहां पे, नाकुला पे। इसके बाद उन्होंने कहां पे, गलवान क्षेत्र पे हमला किया और हमारे 20 सैनिकों को उन्होंने शहादत दे दी, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो क्षेत्र है ये विवादास्पद बने हुए हैं वर्तमान में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन क्षेत्रों की वजह से भारत और चीन एक युद्ध की स्थिति में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। तो चीन जो है इन सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर क्यों इस प्रकार का बर्ताव करता है, क्यों वो इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाता है जबकि ये भारत के संप्रभु क्षेत्र में है, ठीक है। इसके पीछे चीन की एक मजबूत नीति है और इस नीति का जन्मदाता माना जाता है माओ त्से तुंग को। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जनवादी चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग को, जो एक तरीके से चीन के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं उस व्यक्ति की जिसने चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था को मजबूत किया, ठीक है। दोस्तों इस स्थिति को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चाइना का इतिहास देखना पड़ेगा। अगर बात की जाए चाइना के इतिहास की तो 18वीं सदी के में चाइना और जापान जो है इनके बीच काफी संघर्ष होते रहते थे। चाइना में एक राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और जापान के द्वारा किए गए हमलों में बार बार चाइना को हार का सामना करना पड़ रहा था और जापान से युद्ध में बार बार पराजित हो रहे इस चाइना में होता क्या है कि चाइना जो है वो कई टुकड़ों में बंट जाता है। चाइना को पुनः एक एकीकृत रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है सन यात सेन को, सन यात सेन, ठीक है। ये वह व्यक्तित्व हैं जिन्होंने क्या किया, चाइना को एकीकृत रूप दिया, ठीक है। इनकी जो पार्टी थी वो थी कुओमिंतांग,
कुओमिंटांग इनकी पार्टी थी। ठीक है, तो sun यात-सेन के द्वारा एक पार्टी स्थापित की गई कुओमिंटांग, और इस पार्टी के नेतृत्व में क्या किया गया, चीन को एकीकृत किया गया, चीन को मजबूत किया गया। जब sun यात-सेन की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इसका उत्तराधिकार दो भागों में बढ़ जाता है। यह बात 1927 की। क्या होता है, 1927 में sun यात-सेन की मृत्यु हो जाती है, और अब sun यात-सेन का जो उत्तराधिकार आता है वो आता है चांग काई शेक। एक तरफ है चांग काई शेक और दूसरी तरफ है माओ त्से तुंग। ठीक है, माओ जेडोंग, माओ त्तोंग, ठीक है, जिसे हम कहते हैं। तो माओ त्से तुंग और एक तरफ है चांग काई शेक। ये जो हैं ये हैं राष्ट्रवादी, और ये जो हैं ये हैं साम्यवादी। ठीक है, तो 1917 में जब रूस में साम्यवादी क्रांति हुई तो इसके बाद दुनिया भर के कई देशों में साम्यवादी पार्टी स्थापित हुई थी, और 1920 के इसी दशक में चाइना में भी साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई। और साम्यवादी पार्टी के संस्थापकों में से कौन है, माओ त्से तुंग। माओ त्से तुंग के द्वारा क्या किया जाता है, साम्यवादी पार्टी को चीन में मजबूत किया जाता है, और उत्तराधिकार जो मिला था चांग काई शेक को, ठीक है, एक लंबे संघर्ष में माओ त्से तुंग के द्वारा क्या किया जाता है, चांग काई शेक को पूरी तरीके से पराजित कर दिया जाता है, और पूरा जो चीन है वो किसके नियंत्रण में आ जाता है, साम्यवादियों के नियंत्रण में आ जाता है, या माओ त्से तुंग के नियंत्रण में आ जाता है। और इसी रूप में 1949 में, ठीक है, जनवादी चीन की स्थापना होती है, जनवादी चीन। ठीक है, तो 1949 में जनवादी चीन की स्थापना होती है। माओ त्से तुंग यहीं तक सीमित नहीं है। माओ त्से तुंग अपनी विदेश नीति में, ठीक है, खासकर भारतीय क्षेत्रों को लेकर, ठीक है, कुछ अधिक ही साम्राज्यवादी नजर आते हैं। माओ त्से तुंग की एक विचार है जिसे हम कहते हैं 5 फिंगर पॉलिसी। ठीक है, पंच अंगुल सिद्धांत। और ये पंच अंगुल सिद्धांत क्या है, जब हम इसे देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो तिब्बत, देखिए यह है तिब्बत, ठीक है, भारत के ऊपर वाला जो हिस्सा है यह है तिब्बत। ठीक है, एक तो हो गया तिब्बत। ठीक है, यह क्षेत्र है कौन सा, लद्दाख। ठीक है, अक्साई चीन जिसे वो ले चुका है। ठीक है, इसके बाद ये आ जाता है नेपाल, इसके बाद आ जाता है सिक्किम, फिर ये जो आपका क्षेत्र है यह आ जाता है आपका भूटान, और एक ये आ जाता है जिसे हम कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गया है हमारा अरुणाचल प्रदेश। पूर्व में इसी क्षेत्र को NEFA, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। तो अगर विवाद की बात की जाए, जो माओ त्से तुंग की पंच अंगुल सिद्धांत की बात की जाए, तो वो सिद्धांत क्या है, उस सिद्धांत को हम थोड़ा देखते हैं। तो देखो दोस्तों, पंच अंगुल सिद्धांत जो 5 फिंगर पॉलिसी है, इस सिद्धांत के अनुसार तिब्बत जो है वो हथेली है। ठीक है, लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, ये वो 5 अंगुलियां हैं जिनको चीन को प्राप्त करना है। मतलब माओ त्से तुंग ने एक उद्देश्य रखा कि तिब्बत, लद्दाख, नेपाल, भूटान, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों को चीन को प्राप्त करना है, और यह उसकी साम्राज्यवादी नीति का एक बुनियादी आधार रहा है। इसी वजह से शुरुआत से लेकर अब तक कई बार चाइना इन्हीं सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव की स्थितियां उत्पन्न करता रहा है। आपको यह भी पता है कि 1962 में चीन ने यहां पे आक्रमण कर दिया था। ठीक है, अभी कुछ समय पहले भूटान के जो क्षेत्र हैं, ठीक है, भूटान का जो एक क्षेत्र है वहां पे भी चाइना ने आक्रमण किया था। ठीक है, और ये जो आक्रमण था इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया भारत की ओर से। ठीक है, तो वहां से चाइना पीछे की ओर चला गया। तो ये तो रही वर्तमान स्थिति कि चीन जो है वो अपने कौन से सिद्धांत को लेकर आगे चल रहा है, और वो क्यों इन क्षेत्रों पर बार बार दबाव की स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अगर दोस्तों ये युद्ध अगर आगे बढ़ता है, तो अगर हम बात करें भारत के कौन से पड़ोसी देश भारत के सहयोगी होंगे, या कौन भारत के विरोध में जा सकता है, तो जब मैं बात करता हूं कि कौन भारत के विरोध में जा सकता है, तो सबका नजरिया इधर आ जाता है। ठीक है, जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि वर्तमान में चीन प्लस यहां पे कौन आ रहा है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को चीन ने ग्वादर बंदरगाह है उसकी सैन्य टेक्नोलॉजी को लेकर, या
उसके जो बंदरगाह क्षेत्र है इनको मजबूत करने को लेकर चीन ने बहुत अधिक काम किया है। और ये जो काम किया गया है एक तरीके से चीन का इन्वेस्टमेंट है। वो सिल्क रूट को यहां से ले जाते हुए, ठीक है, पाकिस्तान को और गहरे से अपने से जोड़ना चाहता है। लेकिन इसके पीछे उसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? भारत को दोनों तरफ से घेर लेना, ठीक है। तो अगर ये युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न होती है, बार बार चीन जो यहां पे दबाव डाल रहा है, तो उसका एक मकसद ये भी है कि बराबर पाकिस्तान के द्वारा भी इधर से भारत पे दबाव डाला जाए। तो ऐसी स्थिति में भारत की स्थितियां काफी खराब हो सकती है। लेकिन हमें आगे भी इसके बारे में सोचना होगा कि श्रीलंका जो है यहां पे भी चीन ने क्या कर रखा है? एक द्वीप को ले रखा है। हालांकि ये जो संबंध है वे व्यावसायिक संबंध कहे जाते हैं और चीन के द्वारा श्रीलंका के द्वारा आधिकारिक तौर पे स्पष्ट कर दिया जा चुका है कि वो सामरिक क्षेत्र के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बात करते हैं हम्बनटोटा द्वीप जो श्रीलंका के द्वारा चाइना को लीज पे दिया गया है, ठीक है, और हो सकता है चीन के द्वारा इसका भी सामरिक रूप से इस्तेमाल किया जाए। जब हम बात करते हैं नेपाल की, ठीक है, और वर्तमान में नेपाल के द्वारा जो कुछ पहलकदमियां की गई है, जो कुछ कदम उठाए गए हैं, उनको देखते हुए एक आशंका सी उत्पन्न हो रही है कि लंबे समय से जो भारत का एक अभिन्न अंग बना हुआ था, यहां तक कि हम वीजा भी नहीं लेते हैं, नेपाल के लोग खुले तौर पे भारत में आते हैं, भारत की सेना में इनको रखा जाता है, भारत की सरकारी नौकरियों में इनको रखा जाता है, ठीक है। तो नेपाल जो एक घनिष्ठ संबंध रखने वाला हमारा पड़ोसी है, वर्तमान में यह भी कुछ हद तक अपने हाथ पीछे की ओर खींचता हुआ हमें नजर आ रहा है। और इसके पीछे भी किसे हम देखते हैं? वो है चाइना, ठीक है। तो नेपाल से हमारे संबंधों में कुछ हद तक जो एक अगर कहा जाए तनाव उत्पन्न हो रहा है या कुछ बदलाव हुआ है, तो इसके पीछे भी हम किसे मान रहे हैं? यहाँ पे चीन को मान रहे हैं। हमारे मानने से क्या होता है? चीन ही इसके पीछे है। इसके बाद अगर हम बात करें भूटान की, तो भूटान जो है ये भारत का एक निकटतम पड़ोसी देश है, ये भारत का एक अभिन्न मित्र है, ठीक है। वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो भूटान की विदेश नीतियों तक को लेकर भारत के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भूटान की सुरक्षा हो, आंतरिक व्यवस्था हो, उसको लेकर भारत के द्वारा हमेशा उसका मजबूती से समर्थन किया गया है। फिर हम बात करते हैं यहां पे बांग्लादेश की। किसकी बात करते हैं? बांग्लादेश की। और जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वर्तमान में बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना, ठीक है। और ये जो शेख हसीना है, ये जब तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहेगी, ठीक है, हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका जो मोटिव हमेशा रहा है, इनका जो एक उद्देश्य हमेशा रहा है, वो एक उद्देश्य है कि भारत के साथ निकटतम संबंधों को बनाए रखते हुए, ठीक है, अपने देश की व्यवस्था को सुदृढ़ करना, उसे मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहना। तो शेख हसीना के हमारी सरकारों से हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। यहां तक कि अगर युद्ध की स्थितियां उत्पन्न होती है चीन और भारत के बीच, तो भारतीय सेनाओं को बांग्लादेश से रास्ता प्राप्त हो सकता है ताकि इन क्षेत्रों पर जो दबाव है उसे रोका जा सके, ठीक है। तो क्योंकि चीन केवल एक मोर्चे पर हमला नहीं करेगा, अगर वो हमला करता है तो अरुणाचल वाले क्षेत्र पर भी हमला कर सकता है, और उसने किया भी है। नाकुला पर उसने पहले ही इस प्रकार की गतिविधियां करके एक अंदेशा दे दिया है कि उसका जो तनाव रहेगा, उसका जो युद्ध का मोर्चा रहेगा, वो कोई एक क्षेत्र नहीं होकर पूरा सीमावर्ती क्षेत्र हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में चीन से निपटने के लिए हमें कुछ विशेष नीतियों को देखना होगा। अब ये तो रही भारत के पड़ोसी देशों की बात। अगर हम बात करें भारत का इस युद्ध में कौन सहयोगी हो सकता है, तो देखो दोस्तों, अगर भारत और चीन की वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थितियां आज ऐसी है कि बहुत से विकसित देश भारत के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। क्यों? मैंने अभी आपको बताया था कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर चीन को काफी आलोचना उठानी पड़ रही है। अमेरिका, जिसके 3000 व्यक्ति मारे जाने की वजह से, भाई आपको पता है कि ओसामा बिन लादेन के द्वारा अमेरिका पर जो हमला करवाया गया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क पे जो हमला हुआ था, इस हमले का प्रतिकार करते हुए अमेरिका ने एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया और 11 साल बाद लादेन को खोजकर मार दिया। तो इस कोरोना की वजह से तो अमेरिका के लगभग 1.5 लाख व्यक्ति मारे जा चुके हैं। क्या चीन को माफ कर देगा वो?
क्या मानते हैं आप? क्या वो चीन को माफ कर देगा? जी नहीं, ऐसा सोचना ही अपने आप में अपराध होगा। ठीक है, और चीन को इसकी सजा तो भुगतनी ही होगी कि उसने पूरी दुनिया को आज जिस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, उसका खामियाजा उसे जरूर भुगतना पड़ेगा। तो अमेरिका ऐसी स्थितियों में, भारत चाहेगा कि चीन जो एक आर्थिक ताकत के रूप में उभर रहा है, अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में वो प्रमोट करने जा रहा है, या अमेरिका के सामने भी आंख दिखाने की वर्तमान में उसकी जो स्थिति बन चुकी है, तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चीन इस स्थिति में रहे। और अगर चीन को कंट्रोल में करना है तो दक्षिणी एशिया में प्रमुख देश है कौन? भारत। और अमेरिका चीन को कंट्रोल करने के लिए, चीन को नियंत्रित करने के लिए हर स्थिति में समर्थन देगा, सहयोग देगा। किसको देगा? भारत को देगा। ओके, तो ये तो बात रही अमेरिका की। अब हम बात करते हैं रसिया की। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक महाशक्ति के रूप में उभरा था सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ में छेद करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो है चाइना। हालांकि इसके पीछे अमेरिका था, अमेरिका ने चीन को अपनी ओर मिला लिया और सोवियत संघ से वो अलग हो गया। ठीक है, लेकिन राजनीति में आज व्यवस्था है, हालांकि वो कैपिटलिज्म को अपना चुका है, ठीक है, वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपना चुका है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आज भी चीन एक साम्यवादी देश है। ठीक है, तो रसिया जो है उससे भी चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों को लेकर छिटपुट विवाद हमेशा बने रहते हैं। तो ये तो बात रही रसिया और चाइना की। अगर बात करें इंडिया और रसिया की, तो देखो शीत युद्ध के समय से लेकर वर्तमान तक हमेशा रूस भारत का एक अभिन्न सहयोगी रहा है, एक ऐसा मित्र जो कभी उसका साथ ना छोड़े। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जिस समय हम आजाद हुए, हमारे सैनिकों के लिए, ठीक है, सैनिक साजो सामान देने का जो एक बेड़ा उठाया था वो रसिया के द्वारा, या कहीं उस समय सोवियत संघ के द्वारा उठाया गया था। हमें एक अच्छी सैन्य टेक्नोलॉजी अगर किसी के द्वारा दी गई है तो वो दी गई है रसिया के द्वारा। हमें जो हथियारों की आपूर्ति की जा रही है तो वो किसके द्वारा की जा रही है? वो की जा रही है रसिया के द्वारा। तो इस प्रकार हथियारों की आपूर्ति और अन्य मामलों में भारत और रूस के संबंध ऐसे हैं कि ये कभी अभिन्न नहीं हो, ये कभी अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो रूस का जो प्रभाव है, रूस का इस स्थिति में भारत और चीन के बीच अगर तनाव उत्पन्न होता है, युद्ध उत्पन्न होता है, तो रूस की क्या स्थिति रहेगी? ऐसी स्थितियों के बारे में जब हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि रूस जो है अप्रत्यक्ष रूप में, मानते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से वो भारत का सहयोग नहीं करेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि वो हथियारों की आपूर्ति तो करता ही रहे, अगर हम उससे और ज्यादा हथियार मांगेंगे तो वो हमें उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से हमारा एक बड़ा सहयोगी यहां पे कौन? रसिया भी हमारा एक बड़ा सहयोगी रहेगा। दो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के में दो बड़े देश, एक तो अमेरिका और एक रसिया, दोनों हमारे पक्ष में होते नजर आते हैं। अब हम बात करते हैं जापान की। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जापान और चीन, इन दोनों के संबंधों की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल वैसे ही हम देख सकते हैं जैसे भारत पाकिस्तान। ठीक है, क्यों? अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो जापान और चीन, इनके बीच कई बार युद्ध हुए हैं। कई ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं जब जापान ने पूरे चीन पर आक्रमण किया और चीन के लोगों को बहुत बुरी तरीके से उसने प्रताड़ित किया। अगर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की बात की जाए तो जापान ने मंचूरिया वाले क्षेत्रों पर इतना भयंकर हमला किया, वहां पे इतना भयंकर नरसंहार किया कि चीन आज भी उसके बारे में सोचकर, ठीक है, रोने लग जाए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जापान और चीन के ऐतिहासिक संबंधों की जब हम बात करते हैं तो वो काफी तनावपूर्ण रहे हैं। वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें तो सेनकोकू द्वीप को लेकर चीन और जापान दोनों के बीच संबंध जो हैं वो काफी ज्वलंत हो चुके हैं, क्योंकि इस द्वीप को लेकर दोनों के बीच विवाद की स्थिति रही है। और हाल ही में चीन के द्वारा अपनी जो टिप्पणियां की गई है उनमें स्पष्ट तौर पे धमकी भरे स्वर देखने के लिए मिले हैं। किसके प्रति? जापान के प्रति। तो ऐसी स्थिति में जापान भी चाहेगा कि चीन की दादागिरी को रोका जाए। वर्तमान में वो जिस प्रकार अपना एक वर्चस्व दिखाने पर तुला हुआ है, उस वर्चस्व को अगर रोका जाए तो जापान किसका सहयोग करेगा? भारत का सहयोग करेगा। तो ये तो बात रही जापान की, रसिया की और अमेरिका की। अभी हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया ने एक जांच कमीशन बैठाने की मांग की है। जांच कमीशन जो कोरोना की संदर्भ में जांच करेगा कि चीन ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में फैल गया। कहीं ये तो नहीं है कि चीन ने ही इस कोरोना को इजाद किया है। ठीक है, और इसकी वजह से जब भारत ने उस जांच कमीशन के बिठाए जाने का समर्थन किया तो चीन ने इसे अपने खिलाफ भी माना। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया जो है
हालांकि वो मजबूती तौर पे या प्रत्यक्ष तौर पे चीन के विरुद्ध हमारा कोई इतना सहयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हिंद महासागर वाले इस क्षेत्र में, ठीक है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन में अगर कोई रहेगा तो वो ऑस्ट्रेलिया रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपने कुछ क्षेत्र भारत के साथ साझा करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इसको लेकर स्थिति अब यह है कि अगर चीन दक्षिणी चीन सागर से घेरा लगाते हुए अगर वो हिंद महासागर की ओर से भारत की ओर हमला करने की सोचता है तो हमारी सेनाएं वहीं पे उसे रोक सकती है और इसमें ऑस्ट्रेलिया हमारा बड़ा सहयोगी होगा। ओके, अब इसके बाद अगर बात की जाए दक्षिणी चीन सागर और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों की, दक्षिणी पूर्वी एशिया जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर सभी देश आते हैं, ठीक है, अगर इन देशों की बात की जाए तो इनमें से अधिकांश देश आज पीड़ित हैं किससे? चाइना से। बात की जाए इंडोनेशिया की, वियतनाम की, ठीक है, मलेशिया की, ठीक है, तो ये सभी देश पीड़ित हैं। किससे पीड़ित है? चाइना से। क्यों पीड़ित है भाई? तो दक्षिणी चीन सागर जो है उसको लेकर चीन की जो स्थिति है, चीन का जो बर्ताव है, इसको लेकर आज ये सभी देश चीन से काफी दमित महसूस कर रहे हैं और ये कभी नहीं चाहेंगे कि चीन अधिक प्रभावशाली हो। अगर युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न होती है तो ये जो छोटे छोटे देश हैं, जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं, सुदृढ़ हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे देश भी हमारे बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर स्थितियां उत्पन्न होती है युद्ध की, ठीक है, तो हम हर मोर्चे पर चीन के साथ एक अलग ही प्रकार का युद्ध करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। भारत ने अपनी सेनाओं को हर जगह तैनात कर रखा है। आज अगर देखा जाए अत्याधुनिक हथियारों के मामले में तो भारत के पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। अगर बात की जाए सेना को लेकर, हालांकि ये मानते हैं कि चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी है, लेकिन हाल ही में चीन के आधिकारिक समाचार पत्र जो ग्लोबल टाइम्स है उसके द्वारा एक लेख में स्पष्ट किया गया था कि चीन के 20% जो सैनिक हैं, ठीक है, वो लायक नहीं है कि किसी प्रकार के युद्ध में भाग ले सकें, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए ये गवलान वाले क्षेत्र की, जो एक नदी घाटी वाला क्षेत्र है, ठीक है, बात की जाए अगर नेफा प्रांत या अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों की, अगर इन क्षेत्रों में युद्ध की सी स्थितियां उत्पन्न होती है तो भारतीय सैनिक जो आज यहां पे काफी मजबूती से डटे हुए हैं, वे जमकर यहां पे लोहा लेने में पूरी तरीके से सक्षम है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी वर्तमान में इतनी खराब हो चुकी है कि वो युद्ध जैसा एक जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। तो वर्तमान स्थितियों को अगर देखें तो ये कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का परिदृश्य है जिसे मैंने आपके सामने रखा, जो इस युद्ध की स्थिति में कौन कहां होगा, कैसी क्या पोजीशन होगी, इस पे हमने अपना थोड़ा ध्यान दिया। वैसे अगर दोस्तों देखा जाए तो वर्तमान वैश्वीकरण का जो दौर बना हुआ है, इस दौर में युद्ध जैसी घटनाएं हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। हाँ, युद्ध जैसी घटनाएं इनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि चीन को भी अच्छे से पता है कि अगर युद्ध होता है तो इसका मतलब है अपने आप को काफी पीछे की ओर धकेल देना, ठीक है। और खासकर एक महाशक्ति जो बन रहा है, खासकर आर्थिक रूप से, अगर वो युद्ध जैसी घटनाओं में आगे बढ़ता है तो यह पीछे जाना होगा, ठीक है। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो आर्थिक जो एक प्रतिस्पर्धा का ये जो दौर बन चुका है, इसमें युद्ध जैसी स्थितियां कोई भी देश नहीं चाहेगा कि कभी भी उसे एक लंबे युद्ध का सामना करना पड़े, क्योंकि लंबे युद्ध के क्या परिणाम होते हैं इससे सभी देश अच्छे से परिचित हैं। और अगर वो ऐसी स्थितियों में जाते हैं तो वो खुद भी बर्बाद होते हैं और सामने वाले को भी बर्बाद होते हैं। यही एक वजह है कि युद्ध की ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाने के बावजूद भी चीनी प्रतिनिधित्व और भारतीय प्रतिनिधित्व कुछ हद तक ये प्रयास कर रहा है कि युद्ध को यथासंभव टाला जाए, ठीक है। और होना भी यही चाहिए, क्योंकि दुनिया जो है यह शांति के लिए है, यहाँ पे युद्ध जैसी स्थितियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके मन में किसी प्रकार की आशंका हो कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार की धारणाओं को मन से निकाल दो। वर्तमान में भारत इतनी मजबूत स्थिति में है कि हम हर मोर्चे पर चीन को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।